रना रना रनु की बात को कलम से बयान करने में महारत हासिल रखने वाले उदय भानु हंस जी का जन्म 2 अगस्त 1926 को पाकिस्तान में मुल्तान के जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअद्दू के गांव दायरा दीन पनाह में हुआ था। पिता पंडित विश्वनाथ शर्मा एक विद्वान व्यक्तित्व थे। घर पर पिता से 4 भाषाओं हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत की तालीम मिली। पुरानी बातों को, खासतौर से पाकिस्तान की बातों को वो नहीं भूलते। जब 2 बार पाकिस्तान होकर आए तो उन्होंने साझी की मेरे साथ भी और अपने मित्रों के साथ भी। एक बार पाकिस्तान से उनके एक मुस्लिम मित्र आए हुए थे, यहाँ राणा कनौरी जब थे, तो हिसार से उनसे मिलने के लिए वो दौड़े दौड़े आए और यहाँ राणा साहब के यहाँ रहे। वो नाम तो मुझे भूल गया। तो बहुत ही मतलब उनके मन में कोई ये नहीं था कि कोई मुसलमान है, कोई किस धर्म का है, भाई हमारी मिट्टी का है, हमारी उस बोली का है। तो इन सांप्रदायिकता के जो तंग घेरे हैं इनसे काफ़ी ऊपर उठे हुए थे। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे गीतकार। मैं तो उनको रुबाई सम्राट तो कहलाते ही थे। उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान। उनके घर जाओ, बड़े, मैं 3-4 बार गया उनके घर में। उनका बेटा भी शशि अतिथि सत्कार खूब करना जानता है और खुद भी बड़े अच्छे हवन करने वाले। मैं कई बार 2 अगस्त को उनको मैं वो करता हूँ तो सुबह जाते हवन पर बैठे होते हैं। साहित्यिक समारोहों में, कवि सम्मेलनों में, सेमिनारों में हंस जी से अक्सर मुलाकात होती रहती है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ मुझे हंस जी की उपस्थिति ने बहुत प्रभावित किया। बहुत वर्षों तक हंस जी के साथ मैं हरियाणा साहित्य अकादमी की जूरी का सदस्य रहा हूँ। जब हम इनाम देने के लिए जब व्यक्तियों का चयन करते हैं, लेखकों को निकालते हैं, तो हंस जी का चयन हमेशा बड़ा पारदर्शी होता है और बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने हमेशा बड़े पुरस्कारों के लिए बड़े रचनाकारों का चयन किया है। वो अपनी बात को बड़े, जिसको कहना चाहिए, सटीक ढंग से रखते हैं। कभी भी विचारों में उनके कोई ऐसा नहीं होता कि दुविधाग्रस्त हों, किसी विशेष तरह के प्रयोजन से वो नहीं जुड़े, कोई विशेष राजनीतिक दल उन्हें प्रभावित नहीं करता, किसी वाद से उनका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, उनका एक वाद से रिश्ता है, वो मानवतावादी हैं, समाज के कल्याण की सोचते हैं। और उन्होंने अपनी कविता का ध्येय वही निश्चित किया हुआ है कि मेरी कविता यदि आम आदमी के कल्याण की बात करती है, आम आदमी के सुख दुख से जुड़ती है, तो वो सार्थक है। वो अपने इस लक्ष्य पे हमेशा कायम रहे हैं। वो एक ऐसे रचनाकार हैं जिनको मैं हमेशा वाद और विवाद दोनों से बिल्कुल मुक्त पाता हूँ। यही वजह है कि साहित्यिक क्षेत्रों में जितने सम्मानित वो हैं, जितने सम्मानित उनकी कविता को माना जाता है और जितनी प्रशंसा उन्हें प्राप्त हुई है, एक ऐसा रचनाकार संभवतः जिसके विरोध में कोई बोलने वाला कभी हमें नहीं मिला। ये एक व्यक्ति की, एक रचनाकार के नाते उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। शिक्षा का माध्यम उर्दू और फारसी भाषाएं रहीं। ऐसे बालकों के जीवन में कई आयाम होते हैं, लेकिन पिताजी चाहते थे कि उदय कर्मकांड का विद्वान बने। इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में न भेजकर उदय को किसी संस्कृत पाठशाला में भेजने का संकल्प लिया और हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय दरिया खान जिला मियांवाली में दाखिला दिलवा दिया। विद्यालय के संस्थापक संचालक स्वामी अमरदेव जी ने अपने छात्र का नया नामकरण किया, बटुक। हंस जी के जो उनका एजुकेशनल कैरियर है या उनका साहित्यिक जो कैरियर है, उसके बारे में तो तकरीबन सभी लोग जानते ही हैं। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी हसूलयाबियाँ हैं। 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होंगी।
पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिडिल स्कूल का जो इम्तिहान दिया था वो उर्दू और पर्शियन के साथ दिया था, और उनको ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। हालांकि आज वो हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत माने हुए कवि हैं, लेकिन उन्होंने मिडिल का इम्तिहान उर्दू और फ़ारसी के साथ दिया था। और पहले जो उन्होंने कविता लिखनी शुरू की तो वो भी उर्दू में बहुत अच्छी, उनकी पुरानी मेरे पास भी मौजूद हैं, कुछ गज़लें हैं, नज़में हैं। दूसरी बात ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत से गीत और कविताएं लिखकर उस सहयोग दिया था उस संग्राम को, और बाद में वो सभी गीत जो हैं उनकी एक पुस्तक में, एक संग्रह के रूप में वो प्रकाशित भी हुए थे, जिस पुस्तक का नाम है धड़कन। तीसरी बात ये है कि वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में जो पहला हिंदी महासम्मेलन हुआ था उसमें हंस जी को एक कवि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था और उसमें ये सम्मिलित हुए थे। तो ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आम तौर पर हंस जी तो बताते ही नहीं किसी को ज़्यादा अपने बारे में, लेकिन आम लोगों को भी ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मालूम नहीं। और चौथी बात और भी बता दूं कि हंस जी और मेरा भी संबंध जिस इलाके से है, वहाँ की जो हमारी, जिसको कहेंगे हमारी मातृभाषा है, वो सिराइकी है, जिसको पहले मुल्तानी कहते थे, आजकल उसका नाम सिराइकी है। तो हंस जी शुरू में उर्दू में शुरू किया और उन्होंने बाद में हिंदी में बहुत बड़ा स्थान पाया उन्होंने, लेकिन वो साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी, सिराइकी में भी बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने कही हैं और वो बहुत सारे कवि सम्मेलनों में वो सुनाते भी रहे हैं। एक अजीब संयोग है हंस जी से मिलने का, पहली मुलाकात का। मैं जाट कॉलेज हिसार में पहली बार लेक्चर का इंटरव्यू देने के लिए गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वे एक्सपर्ट के रूप में अंदर जो है उदय भानु हंस विराजमान है। मैं उनको नहीं जानता था। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने एक ही सवाल पूछा मेरे से कि वे संत सिपाही के लेखक का नाम आप जानते हैं? मैंने कहा जी मैं नहीं जानता। संयोग या दुर्योग, इसे आप कुछ भी कहिए, मेरी नियुक्ति वहाँ नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद मैं निरंतर जो है अपने मन में महसूस करता रहा कि मेरे देश का, मेरे प्रदेश का इतना बड़ा महाकवि, मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, आज से 42-45 साल पहले की जो है, और मैं नहीं जानता। तो वो दिन निरंतर जो है मेरे मन में जो ये रहा कि जब कभी अवसर मिलेगा तो हंस जी से बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, और अगर कहीं ठीक अवसर रहा तो उनके ऊपर व्यक्तित्व और कृतित्व पर काम भी उनके होना चाहिए। ये पहली मुलाकात मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने निरंतर जो तैरती रहती है। आदरणीय हंस जी की कविताएं मैंने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ी थी, किंतु जब पहली बार उनसे मिलना हुआ करीब 25 वर्ष पहले, तो मुझे लगा कि वे एक नेक दिल, मृदुभाषी, सरल हृदय इंसान हैं। ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वे इतने बड़े साहित्य मनीषी और विद्वान पुरुष हैं, बहुत ही सहज लगे। और जब एक साहित्य प्रेमी के नाते मेरा उनसे मिलना हुआ, 2-3 बार उनके साथ मंच भी साझा करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो उस दौरान मुझे लगा कि वे बहुत ही ख़ास किस्म के इंसान हैं। कभी किसी की अनावश्यक प्रशंसा वे नहीं करते, आलोचना भी करते हैं तो बहुत ही स्वस्थ आलोचना करते हैं। और साहित्य के क्षेत्र में जो नए लोग इसमें आ रहे हैं, उदयीमान जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। उनके जो कमियां होती हैं कविता में या गीत में, छंद में, उनको बहुत ही सहज भाव से समझाते हैं और उसका उत्साहवर्धन करते हैं ताकि वो गुणी साहित्यकार बन सकें।
14 वर्ष की आयु में पहली बार घर से बाहर रहना पड़ा। मन में उदासी रहती थी, घर की याद सताती थी। इसीलिए दूर जाकर टीले पर बैठकर आंसू बहाया करते थे। उसी समय देश की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन चल रहा था। आजादी की तड़प में लेखक का मन लेखनी के हथियार से जिस तरह से जंग लड़ता है, वो एक जज्बा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हंस जी के मुक्तक ने भी जज्बे से जन्म लिया। 1962 की गाल है, पहली बारी उदय भानु हंस जी ने ही मैं कहूँ नेशनल लेवल दे कवि सम्मेलन में शामिल थी वंदा मौका दिता है। ये साडे अपनात्व दी एक ख़ास यादगार है। होंदे बाद तो असां एक दूजे दे इतने नज़दीक आए हैं कि वो उर्दू दे भी कहीं शायर हन, उन्हें अपनी शुरू दी तालीम उर्दू फारसी भी पढ़ी आई। हिंदी दे तो राज कवि हैं। हिंदी की खिदमत तो तदों कनू करेंदे पेन जदों अजन 1947 का आज़ादी का वक्त भी कहना आया हा तो पहले दिल्ली आ गए हैं और इत्थां हिंदी दियां क्लासां वो घिंदे हैं, प्रभाकर वगैरह जा। इवें आखां अगर कि जदों अजन हिंदी को राष्ट्रभाषा भी पूरी तरह घोषित कहना किया गया हा तदों कनू उदय भानु हंस जी हिंदी की खिदमत लगे हुए हैं। उन्हें दे बुजुर्गें कनू उन्हें को संस्कृत दे भी संस्कार मिले हैं, संस्कृत दे भी पंडित हैं, हिंदी दे भी विद्वान हैं, कॉलेज में प्रोफेसर भी रहन और प्रिंसीपल दे पद ते वो रिटायर थे। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को मनेना कि असां हिक्के ज़िले दे यानी ज़िला मुजफ्फरगढ़ जड़ा हुण पाकिस्तान विच है, जड़ा चनाब और सिंध दे दरमियानी दुआबे दा एक ज़िला है। हूँ ज़िले दे रहण वाले हूँ। मैं अलीपुर तहसील का रहण वाला हाँ तो वो कोटअदू तहसील दे हैं। और बड़े फ़ख्र की गाल है कि हरियाणा सरकार ने पहला राज कवि हिंदी का जरा बनाया हा वो साडे उदय भानु हंस जी को बनाया हा। और ही वक्त भी हरियाणा सरकार का सब तो वड़ा हरियाणा गौरव सम्मान जड़ा है 2.5 लाख रुपए का इनाम जड़ा हरियाणा सरकार ने देवन शुरू किए वो भी सब तो पहले साडे उदय भानु हंस जी को मिले। ये साडी ज़ाती फ़ख्र और गर्व करण की गाल है जैनों ते साको निहायत खुशी थींदी है। मैं जब हंस जी को पहली बार मिला तो उनकी शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उनके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा के भाव थे, क्योंकि उन्होंने संत सिपाही साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर, जिन्होंने देश कौम के लिए अपना सर्वंस न्यौछावर कर दिया, उसके ऊपर एक महाकाव्य संत सिपाही लिखा था। इसलिए मैं कुछ विशेष तौर पर उनसे ज़्यादा प्रभावित था। तो इसलिए मैंने उनके जन्म दिवस पर एक बार सोचा कि क्या उनको भेंट करूं। तो मुझे सुबह 3 बजे एक ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ भेंट करूं जो हंस जी को पसंद आए और लोगों को भी पसंद आए और एक विशेष हो। तो मुझे सुबह 3 बजे एक ऐसा ध्यान आया कि मैं क्यों ना अपने खून से बनाकर उनको उनका चित्र भेंट करूं। इसलिए मैंने उनका हंस जी का चित्र अपने खून से बना के उनको भेंट किया। हंस जी हमारे ऊपर बहुत स्नेह रखते हैं। हम चाहते हैं उनकी हमारी बहुत लंबी उम्र हो, हमारी उम्र भी उनको लगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय देश की समाज की सेवा करते रहें। हमारी परमात्मा से यही दुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे साथ रहें। डॉक्टर उदय भानु हंस को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो दिल्ली में प्रभाकर क्लास के बच्चों को लेक्चर दिया करते थे। मैंने उनके कई बार लेक्चर सुने जब मैं भी प्रभाकर का विद्यार्थी था।
और बाद में मैंने उनकी कविताएं और गज़लें पढ़ी। मैं उन्हें हिंदी का एक ऐसा महान कवि समझता हूँ जो गज़ल को गज़ल समझकर लिखना जानते हैं, और विशेषकर उर्दू की बैरों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुझे अभी हिंदी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उर्दू की बैरों से वाकिफ़ हो। उदय भानु हंस जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उर्दू बैरों पर पूरा अधिकार प्राप्त है, और मैंने उनकी गज़लें देखी हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ। वो मुझे शायद शक्ल से जानते हों और वैसे कभी मिलना उनसे नहीं हुआ, लेकिन मैं उनका एक बड़ा कद्रदान हूँ, बड़ा उनका मान करता हूँ, और मैं उन्हें दुष्यंत कुमार से उनकी तुलना करता हूँ। हिंदी का कोई गज़लकार अगर कोई है तो दुष्यंत कुमार के बाद मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टर उदय भानु हंस जी हैं। हंस जी के मुक्तक ने भी जज्बे से जन्म लिया। फिर से ये उजड़ा चमन आबाद होगा एक दिन, सबकी कोशिश से वतन आजाद होगा एक दिन। जल्द ही बस हंस का पूरा यही अरमान हो, जिस तरह से हो मगर आजाद हिंदुस्तान हो, आजाद हिंदुस्तान हो। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। जीवन में कभी कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब दुख और सुख एक साथ दस्तक देते हैं। जहां 17 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तथाकथित मृत्यु के समाचार ने उन्हें द्रवित कर दिया, वहीं दूसरी ओर शास्त्री परीक्षा में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के समाचार ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए मैं सन 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया था, और वहाँ महेशी महादेवी जी से मेरा संपर्क हुआ। मैं एक दिन उनके घर बैठा हुआ था, वहीं रुबाइयों की चर्चा हुई और हंस जी की रुबाइयों की भी चर्चा हुई। उसके बाद जब मैं हरियाणा में आया तो मुझे गुरुवर उदय भानु जी हंस से मिलने का सौभाग्य मिला, और पहले ही दर्शन में मैंने ये पाया कि वे सचमुच में महाकवि हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और मैं एकदम अभिभूत हो गया। मैंने उन्हें वैसा ही पाया जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था। उनका मिलना सचमुच में किसी तीर्थ में जाना था, जैसे गंगा स्नान होता है, जैसे गंगा का उद्गम बहुत पवित्र होता है, उनका निश्चल स्वभाव वैसा ही मुझे लगा, और मैं धन्य हुआ। मुझे लगा कि मैं सचमुच में आज किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिल रहा हूँ। उदय भानु हंस जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, और पुराना परिचय भी है जो बड़ा वो एक अलग किस्म से व्यक्तिगत किस्म का परिचय है। जिस ज़माने में बच्चे जिस उम्र में चंपक नंदन पढ़ते हैं, मैंने उस समय में ही इनकी कविता को बहुत करीब से जाना। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि हंस जी भिवानी में थे उन दिनों जब हम बच्चे थे, स्कूल में जाते थे और बड़े हो रहे थे। और हंस जी हमारे यहाँ, क्योंकि तब ये प्रोफेसर होते थे और वहाँ आना, हमारे यहाँ घर में भी इनका आना जाना होता था। ही हैज़ बिन लाइक ए फादर फिगर, एक बुजुर्ग जो घर के होते हैं उस तरह। इन्होंने पहली रुबाइयाँ मुझे लिख के दी, 2-3 रुबाइयाँ लिख के दी। उससे मेरा कविता से पहला परिचय हुआ। वो मैंने अपने स्कूल में जाके सुनाई, उससे वो इनाम मिलते रहे। तो एक किस्म का जो कविता के साथ एक हम कहते हैं सजीव संपर्क, वो मेरा हंस जी के माध्यम से हुआ। डायरी में मेरे लिखे हुए उनके हाथ के जो मुक्तक हैं उनसे हुआ। और मुझे लगता है कि ये मेरे जो खुद एक कवि होने का एक सफ़र शुरू हुआ, उसकी जो एक यात्रा थी, उसका पहला जो एक प्रस्थान बिंदु थे, वो मेरे लिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं हंस जी रहे। उदय भानु हंस जी के विषय में जब मैं कक्षा में कोई कविता पढ़ाता था तो उनसे मिलने की, उन्हें देखने की मन में जिज्ञासा पैदा होती थी। बाद में
जब साहित्य अकादमी ने मुझे भी किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया तब मैंने उन्हें वहाँ पहली बार देखा। निश्चित तिथि तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने दर्शन उनके वहीं किए। हमारे मन में जिज्ञासा थी कि हरियाणा के राज्य कवि, क्योंकि सिर्फ राज्य कवि के रूप में उन्हीं को जाना जाता है, हालांकि ये उपाधि 2-3 अन्य साथियों को भी मिली, परंतु पाठक और श्रोता सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। और हमारे मन में जिज्ञासा थी कि मैं उन्हें देखूं, तो पहली बार मैंने अकादमी किसी कार्यक्रम में वहाँ देखा। ये मैं निश्चित तिथि नहीं बता पाऊंगा, तब मैं युवक था। हालांकि देश के विभाजन की घोषणा हो चुकी थी, पर अपने प्राण बचाने के लिए घर बार छोड़कर सदा सदा के लिए निर्वासित होना पड़ेगा, ये भयानक कल्पना किसी ने नहीं की थी। जीवन की इस त्रासदी की छाया से दूर 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में तिरंगा फहराने के दृश्य को अपनी आंखों से देखने की इच्छा उदय भानु हंस जी को बाबा के साथ दिल्ली ले आई। विभाजन की प्रलय के बीच आप दिल्ली से करनाल पहुंचे। यहां पता चला कि दायरा दीन पनाह वाले गाड़ी से सोनीपत के शरणार्थी कैंप में पहुंच गए हैं। पिताजी से मिलकर परमात्मा का उस महाप्रलय से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए धन्यवाद किया और वापस करनाल आ गए। मैंने हिंदी में रुबाई परंपरा के सूत्रधार के रूप में इस शख्स को देखा है। शुरू में जब ये हिंदी में रुबाइयाँ कहते थे तो बड़ा गज़ब का लगता था, बड़ा एक अजीब लगता था कि एक उर्दू की शैली है, पर्शियन से आई है, फ़ारसी से यहाँ पे आई है, और फ़ारसी की शैली में हिंदी में काव्य की परंपरा को स्थापित करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया, निर्वहन किया। और तभी लगा कि शब्द चयन और अपने जो संवेदनाओं, सूक्ष्म संवेदनाओं की जो अभिव्यक्ति है, उस मामले में यह व्यक्ति बेजोड़ है। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, हम लोग कवि सम्मेलनों में मिलते रहे। ये मैं उन दिनों में अबोहर में था, तो अबोहर में इनका अक्सर आना जाना होता था। तो वहाँ पर सिर्फ कवि सम्मेलन से हमारा संबंध नहीं था, हमारा संबंध पारिवारिक सा हो गया और उसके बाद निरंतर इनका आना जाना शुरू हो गया। जब भी कभी ये आसपास कहीं श्री गंगानगर या आसपास कहीं भी जाते तो इनका एक प्रयास होता कि वो अबोहर ज़रूर रुकें और एक गुफ्तगू जो है वो एक अंतरंग सी गुफ्तगू वो एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो। तो ये एक प्रगाढ़ संबंधों की एक शुरुआत थी जिसने मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव, प्रशंसा भाव और एक आत्मीयता, तीनों का एक सम्मिश्रण सा पैदा किया। हंस जी को मैंने विभिन्न रूपों में देखा है, हरियाणा के राजकवि के रूप में भी। और राजकवि एक बहुत परंपरागत रूप से मैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि एक अच्छे साहित्यकार के लिए ऐसी चीज़ें कोई माने नहीं रखती, विशेष रूप से एक लोकतंत्र में। लेकिन जब उनको राजकवि का पद मिला तो मुझे लगा कि एक सही आदमी को एक सम्मान तो मिला है, तो मुझे इस बात की एक बड़ी अच्छी एक संतुष्टि मिली। उसके बाद निरंतर लिखते रहना, और उसके बाद जब उनका गुरु गोविंद सिंह के बारे में जब उनका महाकाव्य आया तो वो उसको देखते हुए मुझे एक बात और अच्छी लगी कि इन्होंने एक सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ इन्होंने संपूर्ण भारतीय आत्मा को प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया वो एक अद्वितीय था। तो ये संपूर्ण भारतीय साहित्य की आत्मा को पकड़ने का एक प्रयास, ये मुझे अपने आप में विशेष लगा। और दूसरी बात ये थी, जो सबसे बड़ी बात ये थी कि सिर्फ वो रूमानी कविता के ही वो धुरंधर नहीं रहे, बल्कि एक ओज की जो कविता थी वो भी इस हमारे समग्र पंजाब के अंचल में, संयुक्त पंजाब के अंचल में ओज की कविता कहने वाला व्यक्ति देवराज दिनेश के साथ समकालीन रूप से जो जुड़ा वो अपने उदय भानु हंस थे। तो उदय भानु हंस ने ओज की कविता, रूमानियत की कविता और कभी कभी विद्रोही स्वर, तो मैं उनको ये भी मानता हूँ, कई बार मैं कहा करता था कि आप में रोमांस और रिबेलियन का एक अद्भुत मिक्सचर है, एक मिश्रण है, इसमें एक तरफ रोमांस है, एक तरफ रेबेलियन है। तो आप विद्रोही स्वभाव में भी आ जाते हैं और आप सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ पाते हैं। आप में छायावाद और प्रगतिवाद दोनों चीज़ों का एक सम्मिश्रण आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है समग्र रूप से उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में जब देखने को मिलती हैं तो बड़ा एक सुख मिलता है कि चलिए हमारे समकालीनों में एक शख्स तो ऐसा है जो कम से कम अपनी बात को सही संदर्भ में, सही ढंग से अभिव्यक्त करने में समर्थ रहा है। उर्दू में सबसे जो अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो रुबाई लिखना मुश्किल है,
क्योंकि रुबाई के जो औदान हैं वो कई बार लोग रुबाई की बजाय, होता तो है वो रुबाई के औदान को कहीं और बांध देते हैं, कहीं कहीं इधर उधर चला जाता है, तो वो रुबाई नहीं रहती। इन्होंने इस बात की महारत हासिल की है। मैंने कई बार ये देखा है कि रुबाई के औदान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि किते में और रुबाई में लोग फ़र्क नहीं कर पाते। किते के औदान और हैं, रुबाई के औदान, और रुबाई के औदान बड़े मुश्किल हैं। तो उस औदान में इन्होंने अपनी रुबाइयाँ बांधी हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसी हरियाणा के राज्य कवि जो बने वो भी इसी कारण से बने कि इतना सख्ती के साथ, बिल्कुल वज़न के साथ मिला करके रुबाई के वज़न में रुबाई कहना, ये बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। और उदय भानु हंस जी इसके माहिर हैं। एक एक रुबाई उनकी ऐसी है कि जिसमें एक ज़रा सा भी वज़न इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये रुबाइयात के माहिर हैं, और इनको हरिवंश राय बच्चन ने सही तौर से कहा था कि रुबाई का बादशाह है ये। बहुत बार कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में उनसे मुलाकातें होती रही, उनके घर पर भी मुलाकातें होती रही। जितनी बार भी उनसे मिलना हुआ, उनकी एक चीज़ तो तय थी कि जिस तरीके से वो समझाते हैं, अगर कहीं आप गलत होते हो तो वो ये नहीं कहते कि नहीं बेटा ये गलत है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसको ऐसा कर लें तो ठीक रहेगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके स्वभाव में इतनी विनम्रता है, इतने ज़मीन से जुड़े हुए वो इंसान हैं, इतने अच्छे वो कवि हैं, उनके व्यक्तित्व पर जितना बोला जाए उतना कम है। और आज का दौर मैं ये मानता हूँ कि एक संक्रमण काल है, और इस संक्रमण काल से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत तरह के व्यवधान हमारे समाज में आ रहे हैं, और हंस जी जैसे लोग हमें एक मशाल की तरह से, उनका काम है वो आगे मशाल की तरह से चल रहे हैं हमारे आगे आगे। जहाँ अंधेरा होता है, उनकी कविताएं, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका पूरा व्यक्तित्व हमारे लिए एक ऐसी राह बना रहा है, एक ऐसा रास्ता प्रशस्त कर रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां अगर अनुसरण करेंगी तो सबके लिए, साहित्य के लिए, समाज के लिए, और ख़ास तौर पे जो कवि समाज है हमारा, उसके लिए वो एक बहुत बड़े मील के पत्थर साबित होंगे। हंस जी 100 बरस से भी ज़्यादा जिएँ, वो स्वस्थ रहें, और सृजनशील व्यक्ति हैं वो, सृजनशीलता उनकी बढ़ती रहे। माँ सरस्वती की अनुकंपा उन पर है, और हम सभी सरस्वती पुत्रों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मंगल कामनाएं मैं उनके लिए कर रहा हूं, और उनको शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आजीविका की तलाश के बीच पिताजी ने उदय की शादी 30 जनवरी 1948 को कर दी। एक साथ सुख और दुख की प्रतीति फिर से हुई। इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। हंस जी से मेरा सीधा परिचय तब हुआ जब हंस जी के ऊपर मैंने 2 शोध कार्य कराए थे। उसी संदर्भ में मैं अपने विद्यार्थियों को सीधा हंस जी से मिलवाने ले जाता था, ताकि वे अपने विषय से संबंधित जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी बातें हैं, वो सीधा संवाद करके, और वे सारी बातें उनके शोध कार्य में सहायक सिद्ध हों। इस बीच मेरा साथ बैठा होना होता, बातचीत भी होती थी, तो मैंने अनुभव किया कि उनमें एक ऊर्जा भी है और सौम्यता भी है। ये जो ऊर्जा और सौम्यता का मेल है, ये निश्चय ही महत्वपूर्ण है एक साहित्यकार में। हंस जी का व्यक्तित्व जिन परिस्थितियों में निर्मित हुआ है, वो परिस्थितियाँ उनमें ऊर्जा प्रदान करती थी, उनमें कभी कभी आक्रोश भी आ जाता था, लेकिन उनके जो संस्कार थे वो निश्चय ही विलक्षण थे, विनम्रता की साकार प्रतिमा थे। और आज पूरा समाज, पूरा विद्वत समाज, साहित्यकार समाज, कवि समाज आपको बहुत ही अनेक अनेक एंगलों से देखता है। किसी को आपकी रुबाइयाँ बहुत पसंद हैं, किसी को आपका संत सिपाही बहुत पसंद है, किसी को आपका राष्ट्रवाद बहुत पसंद है। 1-2 बार संस्कार भारती के संदर्भ में भी मुझे उनके दर्शन करने का अवसर मिला, क्योंकि संस्कार भारती से बहुत समय तक जुड़े रहे, और वो संस्कार भारती को आगे बढ़ाने के लिए
अत्यधिक यद्यपि अशक्त थे, लेकिन भावों का आवेग ऐसा होता था नहीं, साहित्यिक संस्कार भारती में साहित्यिक आयोजन भी होने चाहिए। तो ऐसी विभूति आज जब हमारे सामने ठीक है, वो आज असहाय स्थिति में है, असमर्थ स्थिति में है, लेकिन प्रेरणा के स्रोत हैं और सदैव बने रहेंगे और हमारे आने वाली हरियाणा की पीढ़ी को वह निश्चित रूप से मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुझे हंस जी की एक बात याद आ रही है। एक जगह काव्य गोष्ठी यहीं हिसार में जिंदल इंडस्ट्री ऑडिटोरियम में हो रही थी, तो ये स्टेज पर एक गज़ल बोल रहे थे। तो बाई चांस की बात है कि इन्होंने जो गज़ल शुरू की, पहली लाइन इनको आती थी, आगे वो भूल गए। बाई चांस मुझे पहली लाइन नहीं आती थी, मुझे दूसरी लाइन आती थी। इन्होंने वो गज़ल की लाइन बोली, मेरा घर जल गया भी तो क्या, आगे इनको ख्याल नहीं रहा। मैंने खड़े और कहा, हंस जी अगली लाइन है, मेरा घर जल गया भी तो क्या, गांव में रोशनी हो गई। तो इन्होंने फिर मुझे कहा बीच में, मैं आवाज़ तो पहचान रहा हूँ कि रमेश चंद्र है, लेकिन शक्ल से मैं नहीं देख रहा इस समय। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। बाकी एक बार इन्होंने अपनी बात मुझे दोहराई, याद दिलवाई कि जब हम बैठते थे गोष्ठी में, ये फिर अपनी बातें बताते थे कि एक बार हंस जी पाकिस्तान में काव्य गोष्ठी में गए, वहाँ हसरत जयपुरी जी आए हुए थे। इन्होंने ऐसी गज़ल सुनाई हिंदू मुस्लिम के संबंधों की। इन्होंने वहाँ ये 4 लाइनें सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं गंगा और जमुना की हवाएं लेकर आया हूँ, मैं गंगा और जमुना की हवाएं लेकर आया हूँ, पुरानी लखनवी नाजुक अदाएं लेकर आया हूँ, हकीकत में मोहब्बत की सदाएं लेकर आया हूँ, तुम्हारे नाम भारत की दुआएं लेकर आया हूँ। तो इस बात को सुनकर हसरत जयपुरी जी अपनी सीट से उठे और जो शाल इन्हें हसरत जयपुरी जी को उड़ाई गई थी, उन्होंने उठ कर के वो शाल हंस जी को उड़ा दी। और ये बड़े हमारे लिए सम्मान की बात है और हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि हंस जी ने अपने मुख से ये बात हमें सुनाई। हंस जी उस वयोवृद्ध पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका जन्म उन दिनों हुआ जब भारत आज़ाद नहीं था। उस ज़माने में नव जागरण का दौर था भारत में। सभी लोग एक तरह से नई चेतना का संचार लोगों में हो रहा था। एक तरह का उत्साह था 47 के बाद, बावजूद विभाजन की पीड़ा के, ये उत्साह मन में था कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे और बड़े बड़े आदर्श हमारे सामने थे। तो ये आदर्शों से ओतप्रोत थी वह पीढ़ी। उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं हंस जी और उनकी कविताओं में लगातार यही चिंता, देश के साथ अपने जुड़ाव, समाज के साथ अपने जुड़ाव, उसके सारे सरोकार वही हैं जो हमारे सामूहिक रूप से जो आदर्श हमारे देश के सामने हैं। उनकी इच्छा रही है हमेशा से और यही इच्छा कविता में व्यक्त होती है कि भारत एक आदर्श समाज बने, आदर्श देश बने, जहाँ के लोग सुखपूर्वक रह सके। तो वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमें ऐसा बनने से रोक रही हैं, जो और कौन कौन से कारण हैं इसके, इन सब का खुलासा उनकी रचनाओं में बड़े सजीव चित्रण के रूप में हुआ है। और उनकी रचनाएं लगातार इस सरोकार से जुड़ी रही हैं। झोंपड़ियों और महलों का जो अंतर है वो बार बार उनकी रचनाओं में व्यक्त होता है। जो महिलाओं की या गरीब लोगों की, निर्धन लोगों की जो पीड़ाएं हैं, जो उनके दुख दर्द हैं, उनको व्यक्त करती हैं उनकी रचनाएं। और इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि एक व्यंग्य का जो पुट है, एक तीखापन उनकी रचनाओं में हमेशा दिखाई देता है। जो भी बाधाएं हैं और जो लोग इसमें बाधा बन रहे हैं, ऐसे तत्व हमारे समाज में जो बाधा बनते हैं, जो भ्रष्टाचार और वातावरण को ख़राब करने में लगातार आगे रहे हैं, उनके प्रति एक तरह के नफ़रत का भाव, उनके प्रति एक तरह का व्यंग्य का भाव उनकी रचनाओं का की एक ऐसी विशेषता रही है जो शुरू से आखिर तक मौजूद है। बार बार हालांकि वे गीत लिख रहे थे, गीतों में रूमानियत अक्सर पाई जाती है। रूमानियत के अलावा मैंने देखा है कि ये राष्ट्रीयता का सरोकार, देश प्रेम की भावना का जो उसमें समावेश
किया गया है। 1950 में हंसराज कॉलेज दिल्ली में एमए हिंदी की कक्षा में विधिवत प्रवेश मिला। दिल्ली में रहते हुए आप मुशायरों और कवि दरबारों में भाग लेने लगे। इसी दौरान इन्हें रुबाई का वास्तविक ज्ञान हुआ। इन्होंने उर्दू और फारसी में कही जाने वाली रुबाई को हिंदी भाषा का स्वाद दिया। ये बात 1976 की है, जब हमारे कॉलेज में एक विराट कवि सम्मेलन हुआ था। उसमें हंस जी कविता पाठ जब कर रहे थे तो उनकी कविताओं को सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने उसी वक़्त उतरते ही उनसे अनुरोध किया कि उनकी रचनाएं मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने सहर्ष मुझे वो रचनाएं दी और युवा मन से जब उनको पढ़ा गया तो गहरे से वो मन पे उतरी। मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहता था तो भी मैंने ये इच्छा अपने निर्देशक से व्यक्त की, परंतु पीएचडी में विषय चयन की स्वतंत्रता शोध छात्र के पास नहीं होती। सन 2001 में मैं एक राष्ट्रीय सेमिनार का संयोजन कर रहा था। उस समय हंस जी ने मंच से उतरते ही मुझसे कहा कि तुम्हें डिलीट करना चाहिए, और वहीं से डिलीट का अंकुरण भी मेरे मन में हुआ और उन्होंने मुझे आदरणीय योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण से संपर्क करने को कहा और मेरा ये संयोग बना कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उससे मुझे डिलीट की उपाधि मिली। और ये मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जब मैं अपनी रूपरेखा प्रस्तुत करने गया उस विश्वविद्यालय में तो प्राय डिलीट के लिए एक नाम से कोई विषय रजिस्टर्ड नहीं होता, परंतु जब हंस जी का नाम आया तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि वहाँ बैठे किसी भी विद्वान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप इन पर क्यों करना चाहते हो, बल्कि सहर्ष उन्होंने एक मत से इसको स्वीकृत किया था विषय को। एक बार इन्होंने बहुत मुझे प्यारा सा वाक्य सुनाया। सुबह आज भी ये व्यक्ति सैर करने निकलते हैं और इन्हों को मतलब ये देख नहीं पाए या ध्यान नहीं दे पाए, बंदर ने काट खाया। तो मैंने कहा आप क्यों जाते हो सैर? कहते सैर करने तो जाऊंगा, बंदर रोज थोड़े काटेंगे। तो ये जो इनका विश्वास है ये बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं जाऊंगा, चाहे कम दिखाई दे रहा है चाहे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो इनकी दिनचर्या है वो उसी तरह चल रही है। सुबह अखबारें सुनते हैं, पोते से सब खबर रखते हैं कौन कहाँ है क्या हो रहा है। उसके बाद दोपहर को इनके पास कोई ना कोई साहित्यकार आता है, अपनी पांडुलिपि दिखाता है जो मैं इनकी दिनचर्या एक पत्रकार के रूप में देखी है। वो अपना इनसे कुछ लिखवाना चाहेगा, ये फिर उसको लिख के देंगे। उसके बाद शाम तक ये फिर अपने मन मौज में आएंगे, डाक देखेंगे क्या आया है, क्या भेजना है, किसको करना है, क्या संपर्क करना है, और अपना रात को आराम से सोएंगे। लेकिन ये व्यक्ति लगातार वो जो ऐसे हम अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू जी ने लिख के रखा था, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव टू प्रॉमिस टू कीप, कि मुझे बहुत मीलों जाना है, मुझे मीलों जाना है। तो ये मैं यही दुआ करता हूँ कि हंस जी शतक जरूर लगाइएगा, शतक से वंचित रहना, आप शतक वीर हो। दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर मरुस्थल में जाना होगा ये शायद हंस जी ने कभी नहीं सोचा होगा। 20 सितंबर 1954 को गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में हिंदी प्रवक्ता के रूप में अपना पदभार संभाला और डोगरान मोहल्ला में रहने लगे। आपकी आजीविका यात्रा अकेले नहीं चली, साहित्य साधना संग संग अंगड़ाइयां लेती रही। उनकी साहित्य रचना की यात्रा बहुत लंबी है। उनकी चुनिंदा रचनाओं में शामिल हैं उदय भानुहंस रचनावली 2 खंडों में, भेड़ियों के ढंग,
हंस मुक्तावली, देसा में देस हरियाणा, शंख और शहनाई। बेशुमार मुशायरों और कवि सम्मेलनों में अपनी रचनाओं से अभिभूत करने वाले उदय भानु हंस को 31 मार्च 1967 को हरियाणा प्रदेश का प्रथम राज्य कवि सम्मान दिया गया। उन्हें दिए गए सम्मानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 1968 में गुरु गोबिंद सिंह पर आधारित महाकाव्य संत सिपाही पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराला पुरस्कार, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों के पाठ्यक्रम में जीवन परिचय सहित रचनाएं निर्धारित। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष हंस जी के सम्मान में साहित्यकार को उदय भानु हंस पुरस्कार दिया जाता है। मुसलमान हिंदू की खातिर खुशी से कुर्बान हो और मुस्लिम के लिए हिंदू की हाजिर जान हो। दिल मिले ऐसे कि नफरत का नहीं इम्कान हो। जो खुदा मुस्लिम का हो, हिंदू का वो भगवान हो। रचनाएं प्रकाशित होती रहीं, सम्मान मिलते रहे, पर मन में एक टीस बनी रही। जन्मभूमि की सौंधी सौंधी खुशबू बार बार बुला रही थी। बचपन की गलियों का वो लड़कपन, वो मीठी मीठी शरारतें, सब कुछ तो याद आते थे। अनेकानेक रचनाकारों के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाने वाले रुबाई सम्राट हरियाणा के राज्य कवि श्रद्धेय प्रोफेसर उदय भानु हंस जी को मेरा शत शत नमन। हंस जी का यशोगान जितना भी किया जाए उतना ही कम है। मैं उनके सम्मान में मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूँगा। गीत हो या रुबाई गए दिल उतर, गीत हो या रुबाई गए दिल उतर, शब्द आए अधर पर गए वो निखर, क्यों नहीं धन्य हो हंस की लेखनी, क्यों नहीं धन्य हो हंस की लेखनी, सोहती शारदा माँ सदा हंस पर, सोहती शारदा माँ सदा हंस पर। श्रद्धेय महाकवि उदय भानु हंस जी से मेरा प्रथम परिचय सन 1976 में भिवानी में हुआ था। मैं उनकी गायन शैली अथवा काव्य शैली से इतना प्रभावित हुआ, बाद में उनसे मैंने मिलने के बाद ये पाया कि वो एक सरल हृदय, सच्चे और शब्द साधक हैं। मैं उनकी ओर आकर्षित होता चला गया। मन ही मन मैं उनकी ओर इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके साहित्य में रुचि दिखाने लगा और उनके साहित्य को मैंने पढ़ा। हंस जी ने अनेक विधाओं पर काम किया है। रुबाइयाँ हों, गज़ल हों, गीत हों, मुक्तक हों, दोहे हों, सभी में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है और समाज को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। उनका जितना कहा जाए उनके विषय में उतना ही कम है। मैं श्रद्धा से उनको नमन करता हूँ, उनके काव्य को नमन करता हूँ, उनके साहित्य को नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी में उनका अनुसरण करने वाला कोई और साहित्य और साहित्यकार पैदा हो, ऐसा मैं मानता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ, माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि हे प्रभु, हंस जी जैसा जीवन और हंस जी जैसा साहित्य मेरे हृदय में भी भरें। मैं उनको हृदय से उनका आभारी हूँ।
उनका प्रशंसक हूँ और उनके साहित्य को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। हंस जी ने अनेक विषयों पर अपना साहित्य लिखा है। मुझे उनका साहित्य को पढ़ने का, विवेचना करने का समय मिला तो मैंने पाया कि हंस जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। ये उनकी एक विशेषता रही है। वे शब्द साधक हैं, शब्द संत हैं। ये कहा जाए कि वो माँ वाणी के वृद्ध पुत्र हैं। यही मैं कामना करता हूँ और उनके जीवन को एक ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। अमृतसर के एक मुशायरे में उदय भानु हंस जी को एक पाकिस्तानी शायर क्या मिले, जैसे पंछी को उड़ान के लिए पर मिल गए हों। और इन परों के साथ हंस जी ने 2007 में मुल्तान की परवाज ली। आज भी पत्र व्यवहार बदस्तूर जारी है। फोन पर अपने पाकिस्तान के दोस्तों से बात करके उन्हें ऐसा लगता है जैसे दो जहां की दौलत मिल गई हो। हंस जी अपने दोस्तों को हिंदुस्तान देखने आने का न्योता देना कभी नहीं भूलते। कलम के इस सिपाही और उनकी रचना धर्मिता को हमारा सलाम। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज मिल रही है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मेहरबानी है आपकी। बस आप याद रखते। अब तो हालात बदल गए हैं, नहीं तो मेरा तो जी करता है इस बिनाई कमज़ोर होने पर मैं किसी को साथ लेकर भी आ सकता था, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिनाई मेरी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि शायद आपको अजमेर भी दिखा दूँगा, आपको चंडीगढ़ भी दिखा दूँगा, आपको दिल्ली दिखा दूँगा। चलो बहुत अच्छा। बस आप हाजी साहब हैं और हाजी साहब का ये मेरे पर मेहरबानी, बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं। शुक्रिया आपका। मेरी इच्छा ये है कि हंस जी की आवाज़ को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा राज्य का इदारा, कोई अकादमी ये प्रयास करे कि उन्हीं की आवाज़ में उनकी रचनाओं का संरक्षण किया जाए। उनका जो मधुर कंठ है और जो वो मंच पर बोलने खड़े होते हैं, वो एकदम एक शांति सी छा जाती है। हंस जी मूलतः जो है वो कवि हैं, और एक कवि महाकवि बनने तक की जो यात्रा करता है, सफल कवि, वो यात्रा सफलतापूर्वक हंस जी ने की है। 2010 में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि की ज़ियारत के लिए गए थे, तो 10-12 दिन हम वहाँ इकट्ठे रहे। देहरादून पनाह जो उनकी जन्मभूमि है, और उसके बाद जो मेरा वतन है करोड़ लालीसन, जो अब ज़िला लिया में है, तो 12 दिन तक हम इकट्ठे रहे। तो उस वक्त हमें एक दूसरे को बहुत करीब से और बहुत अच्छी तरह से जानने का मौका मिला।